नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पता नहीं राहुल गांधी ने सोच विचार कर बोला या आपाधापी में कहा कि इस्तीफा नहीं तो संसद नहीं। इतनी दो टूक बात का अर्थ मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई है। या तो राहुल गांधी को झुकना होगा, अपनी बात से पलटना होगा, या फिर सरकार झुके। शायद राहुल गांधी और उनके सलाहकार सोच रहे हैं कि अपनी हवा बनाने का यही सही तरीका है। कुछ भी हो, दो टूक विरोध से विपक्ष का नेतृत्व तो कांग्रेस का बन रहा है। 44 सीटों में सिमटने के बावजूद कांग्रेस दमखम दिखा रही है, तो इससे राहुल गांधी फोकस में है। लेकिन क्या बाकी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को फिर जिंदा होने देगी? भाजपा मान रही है कि बाकी पार्टियां कांग्रेस की बनती कमान को नापसंद कर रही है। मुलायम सिंह, मायावती या ममता बनर्जी क्यों अपने को कांग्रेस के विरोधी झंडे के नीचे खड़ा करेंगे? मतलब राहुल गांधी का हल्ला बोल दूसरी पार्टियों को भिदकाए हुए है। पता नहीं ऐसा है या नहीं। अपना मानना है कि बिहार चुनाव में भाजपा को हरवाना हर विरोधी नेता की चाह है। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की घेरेबंदी हर पार्टी का फिलहाल मकसद है। यही कांग्रेस और राहुल गांधी की आज ताकत है। कांग्रेस की रणनीति में अपने को खड़ा करना और विरोध का नेतृत्व लेना पहला मकसद है। सवाल है कांग्रेस के भीतर क्या कुछ है और सोनिया गांधी व उनके पुराने सलाहकार इस एडवेंचर को कहां तक ले जाएंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के संसदीय प्रबंधकों को भरोसा है कि बहुत जल्दी प्रादेशिक क्षत्रप उसके साथ आएंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। असल में मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते की शुरुआत कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं रही। विपक्षी पार्टियों ने उसका साथ छोड़ा। जब उसके सांसद अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया, तभी भी विपक्ष ने इस पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तभी सरकार कुछ कामकाज कराने में सफल रही। लेकिन कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रादेशिक ताकतों का भी भाजपा के साथ ऐसा टकराव है कि वे देर सबेर कांग्रेस के साथ आएंगी। जैसे अभी ममता बनर्जी दूरी दिखा रही है और उनके सांसद भूमि बिल के खिलाफ अकेले प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन इस बिल के निर्णायक विरोध के लिए उनको कांग्रेस से तालमेल बनाना होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राज्यपाल राम नाईक के साथ टकराव हुआ है। पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने नाईक पर बेहद तीखा हमला किया है। सपा के कुछ नेता ये मोल भाव कर रहे हैं कि नाईक को हटा दिया जाए तो पार्टी राज्यसभा में सरकार की मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और फिर टकराव बढ़ेगा। इससे अपने आप सपा कांग्रेस के साथ आएगी। इसी तरह जीएसटी बिल को लेकर अन्ना डीएमके नेता कांग्रेस से संपर्क कर सकते हैं। जनता परिवार की 6 में से 4 पार्टियां और लेफ्ट मोर्चा तो कांग्रेस के साथ सहयोग कर ही रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर कांग्रेस में वही दुविधा है जो सुषमा स्वराज को लेकर भाजपा में है। कांग्रेस नेताओं का एक समूह है जो वीरभद्र सिंह से इस्तीफा कराना चाहता है। वैसे भी ये लगभग तय है कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, सो पार्टी भी उनकी कमान में नहीं लड़ेगी। ऐसे में अगर अभी उनका इस्तीफा हो जाए तो कांग्रेस को भाजपा के ऊपर दबाव बनाने का मौका मिलेगा। फिर कांग्रेस के लिए सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा ज्यादा मुखर होकर मांगेगी। लेकिन वीरभद्र सिंह इसके लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं में से भी कई लोगों का मानना है कि इस्तीफा कराकर कांग्रेस फंस जाएगी। इसका पहला नुकसान तो ये होगा कि वीरभद्र सिंह को जो अभी कई किस्म की छूट मिली है वो खत्म हो जाएगी और इस्तीफे की वजह से उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पुख्ता होंगे। दूसरे, कांग्रेस को लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा होने के बाद भाजपा दूसरे मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस्तीफे के लिए भी ज्यादा मुखर हो जाएगी, इसलिए फैसला टाला जा रहा है। भाजपा में भी यही दुविधा है। उसको भी पता है कि किसी एक इस्तीफे से काम नहीं बनेगा, उल्टे उससे कांग्रेस को आक्रामक होने का मौका मिलेगा और जिसका इस्तीफा होगा उसके ऊपर जीवन भर के लिए भ्रष्टाचार का दाग लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था कि पुराने बुजुर्ग और मार्गदर्शक किस्म के नेता अब चुप होकर बैठ गए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ लग रहा है। कई मौकों पर अपनी पार्टी को झटका दे चुके वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले जब आडवाणी ने कहा था कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होने की आशंका अब भी है, तभी केजरीवाल ने उनका समर्थन करते हुए उनसे मिलने का समय मांगा था। तब भाजपा नेताओं ने जैसे तैसे इस मुलाकात को टलवाया, लेकिन अब
अब केजरीवाल उनसे मिल लिए हैं। दिल्ली में भाजपा के नेता इस मुलाकात से हैरान परेशान हैं। आडवाणी के करीबी रहे बुजुर्ग नेता शांता कुमार ने अलग सरकार और भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी की है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर ललित मोदी और व्यापम मामले में अपनी पार्टी को मुश्किल में डाला। उधर बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा ने अलग मोर्चा खोला है। चुनाव से ऐन पहले उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का गुणगान शुरू कर दिया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तिकड़ी में रहे मुरली मनोहर जोशी ने पिछले दिनों गंगा सफाई अभियान को लेकर कह दिया कि ऐसे तो गंगा 50 साल तक साफ नहीं होगी। उनके बयान के बाद इस अभियान से जुड़े नेताओं को सांप सूंघा हुआ है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने तो ज्यादा तीखा हमला किया और कहा कि अब उनकी पार्टी में 75 साल के लोगों को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जा रहा है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में सदस्यों ने डॉक्टर कलाम को भारत का सच्चा सपूत बताते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में कल भी छुट्टी रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा सांसद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा ले सकें। लोकसभा में स्पीकर ने कहा कि वे बहुत भारी मन से डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दे रही हैं। उन्होंने उनको देश का सच्चा नगीना बताया। राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत ने अपना एक सच्चा सपूत खो दिया। अंतरिक्ष और मिसाइल की दुनिया में उनके योगदान को दोनों सदनों में याद किया गया। गौरतलब है कि कल शाम 7 बजे के करीब शिलांग में उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज एक विशेष बैठक हुई, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने उनको सच्चा राष्ट्रवादी बताते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उनके निधन पर गहरा दुख जताया गया। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर कलाम के निधन से देश ने अपना बेहद दूरदृष्टा वैज्ञानिक, सच्चा राष्ट्रवादी और महान सपूत खो दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे भारत की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ मिसाल थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत ने ऊंची सोच वाला एक पथ प्रदर्शक खो दिया। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम दर्शन के लिए आज शाम 10 राजाजी मार्ग स्थित बंगले पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इससे पहले आज उनका पार्थिव शरीर शिलांग से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। पालम हवाई अड्डे पर उनका पार्थिव शरीर लाए जाने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहाँ मौजूद थे। राष्ट्रपति और तीनों सेना प्रमुखों ने भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर रहे डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के प्रमुख बीएस बस्सी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। वहां से उनका पार्थिव शरीर उनके निवास रहे 10 राजाजी मार्ग पर लाया गया। मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी और मौत की सजा पाए याकूब मेमन की फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए दी गई याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनवाई कर रही है। जस्टिस AR दवे और जस्टिस कुरियन जोसेफ के बीच इस मसले पर अलग अलग राय होने की वजह से मामला चीफ जस्टिस के पास चला गया और उन्होंने सुनवाई के लिए नई बेंच बनाने का फैसला किया। अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने मेमन की ओर से इससे पहले दी गई सुधारात्मक याचिका को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठा दिए, जिसके बाद बेंच बदलने की नौबत आई। गौरतलब है कि टाडा अदालत की ओर से जारी डेथ वारंट के मुताबिक परसों 30 जुलाई को मेमन को फांसी होनी है। मेमन ने डेथ वारंट को गैर कानूनी बताते हुए इसे खारिज करने की याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन में कोई फैसला नहीं होने के बाद माना जा रहा है कि मेमन की फांसी टल सकती है। पंजाब के गुरदासपुर में कल हुए आतंकी हमले की प्रारंभिक जांच से ऐसा लग रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बामियाल गांव से ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसे। इस जगह पर बाड़बंदी नहीं हुई है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली हुई है। जांच करने वाले अधिकारी मारे गए आतंकवादियों के पास मिले GPS और कंपास के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किस रास्ते से होकर आए थे। उनके पास जो हथगोले मिले हैं वे चीन के बने हुए हैं। इसके अलावा उनके पास AK-47 राइफल और गोलियां बरामद हुई हैं। गौरतलब है कि कल हुए आतंकी हमले में एक SP सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। राहुल गांधी का कांग्रेस में नेतृत्व स्थापित हो गया है। मेहनत और आक्रामकता ने पार्टी में ये बात बैठा दी है कि उनके अलावा कोई चारा नहीं है। कांग्रेस एकजुट हो गई है। बावजूद इसके कांग्रेस को गैर भाजपाई दूरी बनने में दिक्कत है। कांग्रेस अपनी कमान में विपक्ष को गोलबंद क्या बना सकेगी?
इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। कांग्रेस पार्टी संसद के भीतर और बाहर सरकार के विरोध की धुरी बनना चाहती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूमि बिल के विरोध में राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था। इसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस विरोध मार्च से कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत हुआ। लोकसभा चुनाव में हार कर पस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान आ गई। लेकिन इस विरोध मार्च की मीडिया कवरेज ने विपक्षी पार्टियों को सावधान कर दिया। उनको लगने लगा कि कांग्रेस का पिछलग्गू होकर वे विरोधी पार्टी की अपनी पहचान खो रहे हैं। इसलिए मॉनसून सत्र में विपक्षी पार्टियां सावधानी बरत रही हैं। वे कांग्रेस के पीछे नहीं खड़ी हैं। कई पार्टियों ने अलग अलग प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस ने भूमि बिल पर संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। संसद के भीतर कांग्रेस के विरोध से तृणमूल के सांसद दूर रहे। ऊपर से कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव की ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी से तृणमूल सांसद इतने नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। उन्हें यह भी लग रहा है कि कांग्रेस की इन दिनों लेफ्ट से करीबी बनी है, इसलिए भी तृणमूल ने दूरी बनाई है। लेकिन कांग्रेस इससे बेपरवाह है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध की लाइन तय कराई है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज और 2 मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बगैर संसद नहीं चलने देंगे। हालांकि इसमें कांग्रेस ने कुछ नरमी दिखाई है, क्योंकि कांग्रेस नेता संसद नहीं चलने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहते हैं। फिर भी कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि सरकार के खिलाफ आक्रामक विरोध से उसको फायदा हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित हो रहा है, तो दूसरी ओर जनता में यह मैसेज हो रहा है कि कांग्रेस लोकसभा की हार से उबर गई है। भाजपा विरोधी प्रादेशिक क्षत्रप कांग्रेस की बढ़ती ताकत से अंदेशे में है। उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला बना तो अपने प्रदेशों में भी वे अप्रासंगिक बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर उन्हें भाजपा की बढ़ती ताकत से भी चिंता है। उनकी प्राथमिकता भाजपा को रोकने की है। इस काम को प्रादेशिक पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। तभी कांग्रेस के साथ कामकाजी संबंध बनाकर रखना प्रादेशिक पार्टियों की मजबूरी है। उन्होंने यह भी देखा है कि बिहार की चुनौती से निपटने के लिए कैसे कांग्रेस ने राजद और जदयू के बीच तालमेल बनवाया। भले बिहार में कांग्रेस हाशिए पर है, लेकिन उसने कोशिश करके भाजपा विरोधी मोर्चा बनाया है। प्रादेशिक पार्टियों की मजबूती और दुविधा को कांग्रेस समझ रही है, इसलिए उसने भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर बनाए रखा है। उसके नेताओं को अंदाजा है कि देर सवेर सभी पार्टियां एक साथ आएंगी। इससे कांग्रेस के 2 मकसद पूरे हो रहे हैं। एक तो उसका बिखराव रुका है और राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित हुआ है, और दूसरे कांग्रेस विपक्षी राजनीति की धुरी बन गई है। हालांकि अभी तत्काल कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगले 2 साल में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल नहीं है। साथ ही 2019 के चुनाव तक इस आक्रामक तेवर को बनाए रखना भी मुश्किल है। फिर भी कांग्रेस इसी लाइन पर आगे बढ़ती रहेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कईयों का मानना है कि राहुल गांधी जितना आगे बढ़ेंगे उनकी खुद की पार्टी और विपक्ष में बेचैनी बढ़ेगी, कांग्रेस अलग थलग पड़ेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर मोदी सरकार के 3.5 साल पूरे हैं। इतने वक्त सरकार के खिलाफ सतत हल्ला कैसे बनाए रखा जा सकता है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, कांग्रेस की संसदीय गतिरोध पैदा करने की रणनीति के पीछे उसका क्या मकसद है? कांग्रेस में इसके लाभ नुकसान को लेकर क्या कुछ बूझा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के अंदर क्या बूझा जा रहा है ये मालूम नहीं है, लेकिन बाहर से देखते हुए लगता है कि कांग्रेस की जो ये रणनीति है ये कांग्रेस को बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इससे लगता है कि कांग्रेस जो है पार्लियामेंट में आइसोलेट हो सकती है। कांग्रेस जो है ने कोई वाइडर कंसल्टेशन के साथ ये नीति नहीं बनाई। अगर आपने देखा होगा कि शशि थरूर ने हाल ही में बोला था कि ही फेवर्स डिबेट रादर देन डिसरप्शन, तो इस तरह से कई लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो चाहते हैं कि इसके जो ये पार्लियामेंट को स्टॉल करना अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी मतभेद है और विपक्ष में भी मतभेद है, जिसको राहुल गांधी गंभीरता से नहीं लिए हुए। नहीं, बिल्कुल। जो विपक्ष में अगर आप देखें, जो सोनिया गांधी को इशारा मिला था जब सोनिया गांधी ने इफ्तार पार्टी दी थी कि विपक्ष की जो पार्टीज थी उन्होंने सोनिया गांधी की लीडरशिप को इस बार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। सिर्फ नीतीश कुमार आए थे या ये तृणमूल ने भी
ये डेरेक ओब्रेन को भेजा था, और बाकी लोग जो है ज्यादातर सब दूर रहे थे। तो उससे मतलब कि सेम चीज जो पार्लियामेंट में हो रही है कि पार्लियामेंट में सब लोग ऑपोजिशन अपोज कर रहे हैं भारत सरकार को, लेकिन उसमें कोई तालमेल नहीं है, फ्लोर कोऑर्डिनेशन नहीं है। नहीं, लेकिन तालमेल नहीं हो, लेकिन जो विपक्ष की भावना, जो विरोध का जो मकसद है, वो तो सब उस मकसद में तो सब एक साथ है। देखिए, उस मकसद में, विरोध के मकसद में सब एक साथ है, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है। ये एक बड़ा फर्क है, क्योंकि इसके जरिए राहुल गांधी की अपनी लीडरशिप वो बनवाना चाहते हैं। देखिए, रीजनल पार्टीज जो है वो सवाल उठा रही हैं कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी ही अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही। कांग्रेस के अंदर इतने सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तैयार नहीं है लीडरशिप करने के लिए, तो वो राहुल गांधी को कैसे इस एक अलायंस का जो बीजेपी के विरुद्ध बने उसका लीडर एक्सेप्ट कर ले। नहीं, पर पंकज जी, आपका ये मानना है कि सचमुच में कांग्रेस में भी अभी इतनी आक्रामकता, इतनी मेहनत के बाद भी राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं हो रही है? हुई है। देखिए, कांग्रेस में जो है, अगर आप कांग्रेस को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, हाईकमांड जो कह देती है तो बाकी लोग फॉलो करते हैं, पर अंदर जो है कि बहुत लोगों के जो विचार हैं वो लगता है कि वो उससे सहमति नहीं है। जो है कि राहुल गांधी इस वक्त जो है कांग्रेस के डिफेक्टो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सोनिया गांधी ने अपना सब कुछ जो है राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया है। तो उस नाते कांग्रेस में तो फैसला हुआ माना जाए कि भाई वो उन्होंने जो अगर फैसला किया है कि भाई इस्तीफा नहीं तो संसद नहीं, ये अंतिम है कांग्रेस का रुख। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो राहुल गांधी जो जान नहीं रहे वो कोशिश कर रहे हैं। उनको लोगों, उनके सलाहकारों ने बोला है कि जुलाई 2003 में जब शिमला कॉन्क्लेव कांग्रेस का हुआ था, सोनिया गांधी ने वहां पे एक कॉल दी थी कि हम सारी जो सेक्युलर पार्टीज को कि हमारा साथ दो, हम बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। तो उसके बाद एक मुहिम चली थी, एक अलायंस बनी थी, एक कोalition पॉलिटिक्स से यूपीए का गठबंधन बना था। पर लेकिन उसको करने के लिए जो है कि उस वक्त फौतेदार जी थे, अर्जुन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी थे। इस वक्त उस तरह का कोई नहीं है, और उस वक्त कांग्रेस के पास जो 100 सीट से ऊपर थी, और जो कांग्रेस एटलीस्ट 12 राज्य में ये सरकार में थी। आज की तारीख में कांग्रेस जो है 44 सीट्स पे लोकसभा पे है, और जो पिछले एक साल में उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हारा है। तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो कमजोर है, और जो रीजनल पार्टीज है वो चाहती है कांग्रेस कमजोर रहे, क्योंकि अगले साल जो है अब लेफ्ट पार्टीज जो है उन्होंने केरला में चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, तो वो कांग्रेस का साथ कैसे दे सकते हैं पार्लियामेंट में। उसी तरह से मुलायम सिंह और मायावती ने 2017 में चुनाव लड़ना है कांग्रेस के खिलाफ, और वगैरह वगैरह। तो ये कांग्रेस जो है इसमें एक तरह से आइसोलेटेड नजर आ रही है नहीं, लेकिन कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर खास तौर पर इस सब से फोकस बनना है, और फोकस बनना अपने आप में एक बड़ी बात है, ये नहीं मानेंगे आप? देखिए, फोकस बन तो गए, लेकिन अगर उनको ये फोकस में रीजनल पार्टीज अपना लीडर, फोकस के साथ में वो कभी तेलंगाना घूम रहे हैं, कभी कहां घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं। नहीं, घूम रहे हैं, लेकिन उसका जो है कि उसका जो एविडेंस, जो उसका सबूत तभी आएगा ना जब कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अगर अगले साल वो ये कि चुनाव और जमीनी हकीकत में कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे। अगर आप जाके तमिलनाडु में जहां पे कांग्रेस बिल्कुल मरी हुई है, वहां पे कामराज के ऊपर आप तारीफ कर रहे हैं। कामराज बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो प्रेजेंट लीडरशिप के अंदर कितने लोग कामराज को जानते हैं। तो जो है कि उस तरह से जो है कि अब जमीनी हकीकत देखें तो अगले साल अगर कांग्रेस असम और केरला नहीं जीतती तो कांग्रेस में मतलब कि जो ये धारणा और बढ़ेगी कि ये माँ बेटा जो है हमको चुनाव नहीं लड़ा सकते। तो ये उसके बाद मतलब आपका मानना है कि जो कुछ हो रहा है बिना सोचे विचारे, बिना दीर्घकालीन दृष्टि के हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने भी ये किया है उन्होंने 2003 को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, 3 में जो शिमला में हुआ था कि जबकि पूरे परिस्थितियां सारी बदल चुकी हैं। लेकिन उसी खातिर में एक ये भी है कि राहुल गांधी उनके सलाहकारों ने किसान का मामला हो, आम आदमी का मामला हो, वो मुद्दे उठाए जो कि पुराना बेस था। नहीं, मुस्लिम राजनीति, ये तमाम कई बातें हो रही है उसमें। ये बातें बिल्कुल हो रही हैं। जो पिछला चुनाव कांग्रेस हारी थी वो इसलिए हारी थी कि सेक्युलरिज्म से हटके प्रो माइनॉरिटी टिल्ट आ गया था, जिसको ए के एंथनी ने भी अपनी रिपोर्ट में बोला था। तो जो है कि कांग्रेस फिर से वही उस टाइप की पॉलिटिक्स परसू कर रही है। जो कांग्रेस है आज की तारीख में भी मुस्लिम और दलित ऑब्सेशन के साथ चल रही है, जबकि ना मुसलमान कांग्रेस को वोट डाल रहा है ना दलित वोट डाल रहा है, और जो है कांग्रेस उसमें फंसी हुई है। और जो है कांग्रेस के पास कोई जो है कि सोच नहीं है
कि आगे कैसे चला जाए। अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ, अभी भी वो सोचते हैं कि वैसी पावर में आ जाएंगे। लेकिन जो आम कांग्रेस का जो वर्कर है वो कांग्रेस लीडरशिप को तभी मानेगा अगर कांग्रेस आगे के जो असेंबली चुनाव जीतना शुरू करेगी। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।